स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी का नाम है शक्ति थिरुमगन, जो इस समय काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है। एक इंस्पेक्टर के वहां पहुंचने पर पता चलता है कि एक महिला जो अनाथ होने के कारण आश्रम में रह रही थी, उसने आत्महत्या कर ली है। उसके शरीर पर चोट के निशान और खून देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि बलात्कार के बाद किया गया मर्डर है। उसी वक्त अभ्यंकर नाम का एक बहुत बड़ा आदमी उस इंस्पेक्टर को फोन करता है और कहता है कि तुम वो केस को आत्महत्या का रूप देकर क्लोज कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा। इंस्पेक्टर कहता है कि सर, ये तो बहुत ही रिस्की काम है। जिस पर अभ्यंकर कहता है, इंस्पेक्टर तुम अपने फ्यूचर का सोचो और उस मरी हुई औरत का कोई बच्चा हो तो उसे भी ठिकाने लगा देना। तब इंस्पेक्टर इसे आत्महत्या का केस बनाकर उसे क्लोज कर देता है और उस छोटी बच्ची को किसी कूड़ेदान में फेंक देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2025 में। सचिवालय में एक मिनिस्टर का पीए किसी आदमी को बहुत मार पीट कर इसको ऑफिस से धक्का देकर बाहर भगा देता है। तो वह आदमी और उसका फ्रेंड चाय की दुकान के पास जाकर बहुत दुखी होते हैं। चाय वाला आदमी इनकी प्रॉब्लम को पूछता है तो पता चलता है कि इस आदमी ने मिनिस्टर के पीए को 40 लाख दिए अपनी बहू को ट्रांसफर कराने के लिए, पर पैसे लेने के बाद वह पीए मुकर गया और इस आदमी का काम भी नहीं हुआ। इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो चाय वाला आदमी कहता है कि तुम्हारे पैसे तो गए समझो, लेकिन ये सारे काम करने के लिए एक आदमी है, तुम इससे जाकर मिलो। नाम है किट्टू। यहाँ से सीन किट्टू पर जाता है, जो सचिवालय में एक ब्रोकर है जिसकी बड़े बड़े लोगों तक पहुँच है। किट्टू के पास मारन नाम का एक आदमी भी है। ये दोनों अपनी एक छोटी सी ऑफिस बनाकर ये सारी चीजें डील करते हैं। उसके बाद वो दोनों आदमी किट्टू के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। किट्टू कहता है कि आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन उसमें से मुझे 10 लाख चाहिए, जिस पर वो मान जाते हैं। फिर किट्टू बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान बनाकर बड़े बड़े लोगों से बातचीत कर उस मिनिस्टर तक उसके पीए के कांड के बारे में बात पहुंचा देता है, जिसके बाद ये बात बाहर फैलने लगती है और डर के मारे पीए जाकर उन लोगों को 40 लाख दे देता है। यहाँ किट्टू अपना कमीशन लेकर उन्हें पैसे दे देता है और हमें पता चलता है कि किट्टू किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर भी करा सकता है। ये सारी चीज़ें करने के लिए किट्टू दूसरी पार्टी से बहुत बड़ा अमाउंट भी लेता रहता है और उसी तरह जो भी गरीब लोग किट्टू के पास आते हैं, किट्टू उनकी मदद भी करता है। खैर, अगले सीन में उस अभ्यंकर को दिखाया जाता है। अभ्यंकर और भी बड़ा आदमी बन चुका है और किट्टू पहले अभ्यंकर के लिए ही काम करता था, यानी एक नौकर की तरह। फिलहाल इस अभ्यंकर के घर में कोई बहुत बड़ी पूजा चल रही होती है। इस पूजा में काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग भी आए होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अभ्यंकर उन लोगों से एक छोटी सी मीटिंग रखता है, जिसमें सीएम और जजेस काफ़ी सारे लोग होते हैं। अभ्यंकर उन लोगों से कुछ पॉलिटिक्स की बातें करता है, जो सुनकर किट्टू समझ जाता है कि अभ्यंकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। खैर, अगले दिन किट्टू को ये बात पता चलती है कि इसकी जान पहचान के एक आदमी के बेटे की मौत हो गई थी। किट्टू फटाफट से वहां पर जाता है। मारन किट्टू से कहता है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बच्चे के साथ अत्याचार किया, उसके बाद पानी में फेंक दिया, पोस्टमार्टम के लिए भी परमिशन नहीं दी। हैरानी वाली बात यह है कि उस स्कूल का प्रिंसिपल और कोई नहीं, अभ्यंकर का साला है। किट्टू मारन से कहता है कि ऐसे लोग समाज में जीने के हकदार ही नहीं है। किट्टू अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक पुलिस वाले का नंबर हासिल कर लेता है।
फिर वो डायरेक्ट उस पुलिस वाले से मुलाकात करके 15 लाख देता है और एक माइनर बच्चे की डिमांड करता है जो कोई खून कर भी दे तो जल्दी जेल से छूट जाए। तो वह पुलिस वाला एक लड़का किट्टू को दे देता है। किट्टू इस लड़के को 50 लाख देकर कहता है कि तुम ये पैसे अपने घर वालों को दे दो और कह दो कि 7 साल के लिए तुम जेल जा रहे हो, बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा तुमको। फिर अगले दिन वह लड़का स्कूल ड्रेस पहनकर उस स्कूल पर जाकर उस प्रिंसिपल को मार देता है। तभी वो खबर सुनकर पुलिस वाला फटाफट किट्टू के पास आकर इसके पैसे वापस करता है कि आपने मुझसे कुछ और कहा और उस लड़के से कुछ और करवाया। किट्टू कहता है कि सर आप डरिए मत, आपने अमीर आदमी अभयंकर सर की मदद की। अंदर की बात यह है कि अभयंकर और उनके साले के बीच जमती नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ ये काम करवाया। खैर अगले दिन विमला नाम की एक लड़की किट्टू के पास आती है जिसे एक छोटी सी जॉब चाहिए। तो किट्टू विमला को जॉब के साथ साथ उसे ऑफिस में एक रूम भी दिखा देता है। असल में किट्टू को पता चलता है कि विमला का पति उसे मारता था, इसलिए उसका तलाक हो गया। इसलिए किट्टू को उसके प्रति हमदर्दी थी। साथ ही किट्टू को कहीं ना कहीं विमला पसंद आ गई थी। अब धीरे धीरे विमला भी किट्टू को लाइक करने लगी थी। फिर एक दिन किट्टू का ऑडिटर किट्टू से कहता है कि जितने पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं उसका अकाउंट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हारी कोई फैमिली होगी तो हम कार EMI, घर ड्राइवर का खर्चा ये सारे दिखाकर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तुम तो सिंगल हो ना, अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद किट्टू विमला को प्रपोज करके उससे शादी कर लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद मूर्ति नाम का एक आदमी किट्टू से मिलने के लिए इसके घर आता है। ये मूर्ति और कोई नहीं, दिल्ली में रहने वाली कैबिनेट मिनिस्टर का PA होता है, जो कि मूर्ति की मौसी भी लगती है। यह मूर्ति अपनी प्रॉब्लम किट्टू को बताता है कि 25 साल से मैं अपनी मासी की सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी मासी मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करती। MLA MPs के साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन मुझे एक नौकर की तरह देखती है। किट्टू मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इज्जत मुझे वापस मिल जाए। आगे वो कहता है कि एक जापान की कंपनी एक ज़मीन को खरीदना चाहती है और वह ज़मीन मेरी मौसी के नाम पर है। अगर वह ज़मीन मेरे नाम हो जाएगी तो मेरी इज्जत मुझे वापस मिल सकती है। इसके बदले मैं तुमको 200 करोड़ दूंगा। किट्टू कहता है कि अरे सर, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, आपकी मौसी वो ज़मीन आपके नाम क्यों करेगी। तभी मारन किट्टू को दोबारा कहता है कि किट्टू बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारा सपना पूरा हो सकता है, एक बार बस थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। तो किट्टू मूर्ति से कहता है कि मैं ट्राई करूँगा कि अगर काम हो जाए। उसके बाद किट्टू विमला से कहता है चलो हम हनीमून पर चलते हैं। इस तरह से किट्टू विमला को लेकर एक MLA के घर पर जाता है। इसी गांव पर वो जमीन है जो मूर्ति ने बताई है। फिर उसी रात जब वो MLA और कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो किट्टू उस MLA के पास जाकर भड़कने लगता है कि जापान की एक कंपनी हमारे गांव पर आकर कंपनी रखना चाहती है, कैबिनेट मिनिस्टर उस जमीन को बेचने वाली है, इसमें आप कब फायदा कमाओगे। अगर आप कोर्ट से पिटीशन डालोगे कि उस कंपनी से गांव वालों को नुकसान हो सकता है तो कंपनसेशन के तौर पर 50 करोड़ ऐसे ही आपकी जेब में आ जाएंगे। पहले तो यह MLA किट्टू की बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में सुबह होते ही वह MLA पिटीशन दाखिल करवा देता है। अब ये खबर सुनकर दिल्ली में रहने वाली वो मैडम शॉक में रह जाती है। हालांकि वो MLA तो इसकी पार्टी का एक मेंबर होता है। उसके बाद किट्टू उस MLA के भाई कथिर नाम के एक आदमी को बुलाकर इसको भी उकसाने लगता है, पार्टी में तुम्हारे भाई की कुछ चलती नहीं, अगर ये पार्टी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो तुम अमीर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तब देखते ही देखते किट्टू ये बात बहुत दूर तक फैला देता है। तब देखते ही देखते
कीथर अपने भाई को मार देता है उसकी कुर्सी छीनने के लिए। तब किट्टू विमला को लेकर फटाफट से यहाँ से निकल लेता है। यह होने के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर अभ्यंकर को फोन करती है। असल में अभ्यंकर इसका एक एडवाइजर भी होता है। कैबिनेट मिनिस्टर को ये एडवाइस देने लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर वह ज़मीन आपके नाम पर होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भांजे को रख दीजिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर अपने वो ज़मीन मूर्ति के नाम कर देती है। काम खत्म होने के बाद मूर्ति किट्टू को 200 करोड़ लाकर देता है। खैर, यह सब कुछ होने के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर अभ्यंकर को फ़ोन करके कहती है, कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब डिसीजंस तो मेरे हैं लेकिन काम भी बहुत ही आसानी से होने लगे। कल तक मेरे पास जो पीए था मूर्ति, अब वो 400 करोड़ का मालिक है। और इसी तरह मेरे ही पार्टी मेंबर उस एमएलए ने मेरे ऊपर पिटीशन दाखिल करवा दिया, बाद में किसी ने उसको मार दिया। अभ्यंकर कहता है कि अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, उस ज़मीन को मूर्ति के नाम ही रख दीजिए, लेकिन जापान की कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पब्लिक में आपको बहुत अच्छा नाम आएगा कि मैडम पब्लिक के बारे में सोच रही हैं। तो उसके बाद वह कैबिनेट मिनिस्टर उस गांव पर आकर मीडिया वालों को बुलाकर यही अपना स्टेटमेंट देती है कि यहाँ पर जापान की कोई भी कंपनी नहीं आने वाली, मेरे लिए मेरी प्रजा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो मूर्ति किट्टू के पास आकर यही बात करता है कि प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो गई, लेकिन अब उसकी वैल्यू सिर्फ 30 करोड़ है। मैंने तुमको 200 करोड़ दिए, तो किट्टू मेरे पैसे वापस कर दो। किट्टू कहता है कि मैं अपना काम लॉयल्टी के साथ करता हूँ। तब वो मूर्ति के पैसे वापस कर देता है। अगले दिन वह अभ्यंकर और कुछ अमीर लोग बातचीत कर रहे होते हैं। इसी बातों ही बातों में एक आदमी किट्टू के बारे में जिक्र करने लगता है। वो किट्टू तो आपका चेला है ना, उसका दिमाग भी आपके जैसा ही चलता है। इस तरह से एक के बाद एक किट्टू के बारे में सारी बातें बताते हैं कि किट्टू ने कितने पैसे लेकर किसको फेवर किया, क्या क्या काम किया। अभ्यंकर सोचने लगता है कि ऑफिस में चाय देने वाला आदमी इतना बहुत बड़ा आदमी कैसे बन गया, इतने बड़े बड़े अमाउंट की डीलिंग कैसे कर रहा है। अभ्यंकर दिल्ली को फोन करके एक स्पेशल टीम को चेन्नई पर आने के लिए कहता है। तो राम नाम का एक पुलिस वाला अपनी टीम के साथ चेन्नई पर आ जाता है। अभ्यंकर उस राम को फोन करके कहता है कि सचिवालय में किट्टू नाम का एक आदमी रहता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स चाहिए, किससे उसने कितना पैसा लिया, क्या फेवर किया। राम की टीम हर एक आदमी से इंक्वायरी करने लगती है। इसी वक्त ये सारी बातें किट्टू और मारन को पता लगने पर किट्टू अपने सारे सबूतों को गायब करता है। असल में किट्टू से हेल्प लेने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, पुलिस वाले, जज, लॉयर्स, एमएलए, एमपीज। तो किट्टू के स्कैम के बारे में इन लोगों को पता चलने पर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। यह नहीं सोचते कि किट्टू ने इनको कैसे फेवर दी। राम सब कुछ इंक्वायरी करके अभ्यंकर के पास आकर कहता है कि उस किट्टू के पास तकरीबन 6000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसके बाद बहुत ही लंबी चेंजिंग होने के बाद पुलिस वाले किट्टू, मारन और उसके एम्प्लॉयज़ को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह पुलिस वाले किट्टू को किसी इंटरोगेशन रूम पर लाकर बिना केस को फाइल किए उन पैसों के बारे में पूछते रहते हैं कि बताओ वह सारे पैसे तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा। इसी पूछताछ के दौरान वह अभ्यंकर भी यहाँ पर आता है। जब तक यह उन पैसों के बारे में नहीं बताएगा, इसको यहीं पर सड़ने दो। इस तरह से पुलिस वाले उस किट्टू को काफ़ी दिनों तक कैद में रखते हैं और उसी तरह उन पैसों के बारे में भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। पुलिस वालों की इंक्वायरी में यह बात पता चलती है कि यह किट्टू ने थोड़े पैसे गरीबों में बांट दिया, मतलब रहने के लिए घर दिया, कुछ लोगों को जॉब दिलवाई, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ लोगों का ऑपरेशन करवाया। और इसी दरमियान में विमला के प्रेग्नेंट होने की वजह से पुलिस वाले इसको छोड़ देते हैं। वो राम किट्टू के पास आकर पूछने लगता है, क्या तुम एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो जो इतने सारे पैसे गरीबों में बांट दिया।
सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1989 में। असल में एक बूढ़े आदमी को उस कूड़ेदान में वो बच्चा मिला था जो कि किट्टू ही था, जिसे पुलिस वाले ने वहां फेंका था। वह बूढ़ा आदमी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला आदमी होता है। उसने किट्टू को भी यही सारी बातें बताते हुए उसकी परवरिश की। इस दरमियान किट्टू की माँ का केस तकरीबन 8 साल से कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि एक वकील ने पिटीशन डाली थी, पर ये केस अभ्यंकर के कहने पर बंद कर दिया जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी किट्टू को देखकर कहता है कि वो जो गाड़ी में जा रहा है ना, उसी का नाम है अभ्यंकर। हमारे देश को कुछ पॉलिटिशियन चलाते हैं, उनसे भी ऊपर एक आदमी होता है, वही है ये अभ्यंकर। इसी आदमी ने तुम्हारी माँ को मारा, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, कुछ साल गुजरने के बाद पुलिस वाले उस बूढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर मार देते हैं, क्योंकि इस बूढ़े आदमी को आदत होती है दीवारों पर कुछ अच्छी बातें लिखने की। फिर बूढ़े आदमी के मरने के बाद बेचारा किट्टू अनाथ हो जाता है। उसके बाद किट्टू किसी आदमी की मदद से उस सचिवालय पर काम करता है, वही चाय देने का काम। फिर ऐसे ही देखते ये किट्टू अभ्यंकर के घर भी नौकर बनकर काम करने लगा और देखते ही देखते वो यहाँ तक पहुँच गया। खैर, अब प्रेजेंट में देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। किट्टू बाकी पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो राम किट्टू के पास आकर कहता है कि अगर तुम उन पैसों के बारे में बताओगे तो हम तुमको और तुम्हारे आदमियों को छोड़ देंगे, अगर नहीं बताओगे तो 6 साल तक भी यहीं पर रहोगे। सो किट्टू उन पैसों का लोकेशन बता देता है। वह किसी डंप यार्ड में छुपा कर रखा होता है। तब तक इस किट्टू की खबर पूरे देश में फैल चुकी होती है कि किट्टू ने इतना बड़ा स्कैम किया। पैसे मिलने के बाद वह अभ्यंकर उस राम के पास आकर कहता है कि इस किट्टू को ऐसे ही मत छोड़ना। तो पुलिस वाला इस किट्टू के ऊपर तकरीबन 50 से भी ज़्यादा केसेस थोप देते हैं। बेचारा किट्टू और उसका साथी मारन हर रोज़ कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ये केस कभी वो केस। अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते मारन तंग आकर किट्टू से कहता है, हमने अमीर पाप किए, वही पापों की सज़ा हम अब भुगत रहे हैं। किट्टू कहता है कि मारन, हमने क्या पाप किया? क्या किसी का भला चाहना वो कोई पाप है? इस तरह से चल रहे हमारे देश के कुछ हालातों के बारे में बताता है, मतलब करप्शन, महंगाई के बारे में बताता है। अभी भी कुछ गांव के हॉस्पिटल्स में अच्छे से फैसिलिटीज मौजूद नहीं, पेट्रोल में मिलावट है। बाकी देशों से ज्यादा हमारे देश में पेट्रोल का रेट बहुत ही ज्यादा है। मैंने तो बस इन पॉलिटिशियन से पैसे लेकर गरीबों की मदद की। देश की रक्षा करने वाले पॉलिटिशियन ही अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में अभ्यंकर जैसे लोग आकर इस देश को बेच देंगे। दूसरी तरफ दिल्ली की वो मैडम डिसाइड कर लेती है कि उस अभ्यंकर को प्रेसिडेंट बनाएंगी। अब किट्टू और मारन जहाँ पर भी जाते रहते हैं, पुलिस वाले इन दोनों को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि अभी भी इन दोनों का हिसाब क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी किट्टू एक जबरदस्त प्लान बनाता है। पहले तो शायद किट्टू अपने पास जो भी पैसे होते हैं उन पैसों को NFT में लगाता है। यह होने के बाद पप्पू नाम के एक आदमी को वापस इंडिया बुलाता है और उसी के साथ साथ एक लड़की को भी बुलाता है। यह पप्पू हैकर होता है जो उस अभ्यंकर की फैक्ट्री में मालवेयर डालकर सारी फैक्ट्री शट डाउन कर देता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला भी 3 IIT टॉपर को बुलाता है उन फैक्ट्रीज के सॉफ्टवेयर्स को दोबारा ठीक करवाने के लिए। इसी दरमियान में किट्टू कुछ वर्कर्स की मदद से अभ्यंकर के फैक्ट्रीज में बॉम्ब्स फिक्स करवा देता है, तो उसके 3 फैक्ट्रीज एक दिन में ही ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद किट्टू एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला होता है। इसके लिए इसकी बीवी विमला को किसी दूसरे गांव पर भेज देते हैं। उसके बाद किट्टू और मारन पुलिस स्टेशन पर जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए। वहीं राम को शक होने लगता है कि जो सारे कांड हो रहे हैं इसके पीछे एक किट्टू का हाथ हो सकता है। तब वो वहाँ से पुलिस वालों को बोल देता है कि उन दोनों को गिरफ्तार करके रखो। तो जब पुलिस वाले किट्टू को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, किट्टू इन लोगों को उससे जबरदस्त तरीके से लड़ता है और वहां से भागकर किट्टू, मारन और वो पप्पू
एक बंकर में चले जाते हैं जिसे किट्टू ने काफी सालों से प्लान करके रखा होता है। उसके बाद किट्टू अपने उस लड़की को फोन करके एक अमीर आदमी के बेटे को किडनैप करने के लिए कहता है जो मुंबई में रहता है। असल में ये लड़की एक कॉल गर्ल होती है। उसके बाद किट्टू उस अमीर आदमी को फोन करके एक डील बात करता है कि अभ्यंकर प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए और उसके साथ जो भी डीलिंग्स है वो सब कुछ कैंसिल करनी होंगी, जिसके बाद उस अभ्यंकर को प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया जाता है। फिर किट्टू सारे देश के मोबाइल टीवीज को हैक करके अपने दिल की बात शेयर करता है कि हमारे देश में कैसे हालात हैं, क्या क्या चल रहा है। इसी दरमियान में वो राम के हैकर्स लोकेशन का पता कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर जाने से वो डरने लगते हैं। फिर किट्टू खुद उस राम को फोन करके एक डिमांड रखता है कि मैं उस आदमी को रिलीज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अभ्यंकर को इस बंकर में आना होगा। तो वादे के हिसाब से किट्टू उस आदमी को छोड़ देता है और अभ्यंकर इस किट्टू के पास आता है। अभ्यंकर कहता है अब तक जो तुमने स्पीच कहा वो सारी बातें पब्लिक भूल जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद IPL स्टार्ट होगा, उसमें सब बिजी हो जाएंगे। यह सुनकर किट्टू को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए अभ्यंकर का गला काट देता है। वहीं दूसरी तरफ विमला एक बच्चे को जन्म देती है। इस तरफ जब पुलिस वाले बंकर के अंदर आते हैं तो किट्टू यहाँ पर मौजूद नहीं होता, यानी वो अपना बदला लेकर चला गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये आप देख सकते हैं।